Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन माई 5G ओमेगा वाइफ है। ये उसका पार्ट 8 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मून गॉडेस ने उस पावर को मून रेलम के अंदर एक चैम्बर में रख दिया गया था। मून रेलम में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिस मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा था कि आखिर इस पावर को कैसे ख़त्म करा जा सके, जिससे कि ये किसी ऐसे पर्सन के हाथ ना लग जाए जो कि इस दुनिया में तबाही चाहता है। उस वक्त मून रेलम में स्पिरिट रेलम से स्पिरिट प्रिंसेस भी थी। वो उस वक्त मीटिंग में नहीं थी क्योंकि अभी चीज़ें सीखने का उनका स्टार्टिंग फेज चल रहा है और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, चंचल और जिज्ञासु। घूमते घूमते प्रिंसेस उसी रूम में पहुंच जाती हैं जहां पर वो पावर रखी गई थी। उन्हें नहीं पता था ये क्या है, लेकिन उन्हें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये जो भी है। अपने चंचल मन और जिज्ञासा के कारण प्रिंसेस अपनी पावर से उस पावर को एक फॉर्म देने की कोशिश करती हैं। क्योंकि उस पावर में फॉक्स के देवता की ताकत भी थी, तो इसलिए प्रिंसेस उसे एक फॉक्स की फॉर्म देने में कामयाब हो जाती हैं। उसके बाद प्रिंसेस उसे एक ह्यूमन फॉर्म देने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि प्रिंसेस के पास इनफ पावर नहीं थी, वो एक बेबी बनाने में कामयाब तो हो जाती हैं उस पावर से, लेकिन वो फॉर्म परमानेंट नहीं थी। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बेबी रेड मून नाइट वाले दिन बना दिया था। इधर धरती पर वांगची की मदर अपने 6 महीने के बच्चे वांगची को लेकर बैठी हुई थी और उसके बारे में बोलती हैं, वांगची तुम ध्यान रखना, तुम्हें एक दिन कोई ज़रूर मिलेगा जो तुमसे भाग्य से जुड़ा होगा और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। ये सब उन्होंने वांगची को गोद में लेकर रेड मून को देखते हुए बोला था, क्योंकि डेमोनिक अल्फा पहले से ही किसी न किसी के साथ फेटेड होते हैं। तो उस दिन वांगची उस बेबी के साथ फेटेड हो गया था जिसे प्रिंसेस ने बनाया था, और वही मार्क उस बेबी के हाथ पर भी आ गया था। जैसे ही हमें पता चला कि प्रिंसेस ने क्या कर दिया है, हम उनके पास गए थे और ये सब देखकर हम हैरान हो गए थे कि उन्होंने अपनी नादानी में आखिर क्या कर डाला। क्योंकि अब उस पावर को तबाह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब उस बेबी के साथ जुड़ चुका था। प्रिंसेस भी एक इनोसेंट सोल की तरह थी। वो उस बेबी को रखना चाहती थी। उनकी ज़िद थी कि उन्हें वो बेबी चाहिए, क्योंकि उन्हें देखते ही उस बेबी से प्यार हो गया है। क्योंकि अब भाग्य कुछ और ही हो चुका था, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने प्रिंसेस को अलाउ कर दिया कि वो इस बेबी को रख सकती हैं, और फिर हमने उन्हें तुमसे भाग्य से जुड़ने वाली बात भी बता दी। वो उस बेबी को लेकर स्पिरिट रेलम में आ जाती हैं, लेकिन वो बेबी हमेशा बेबी की फॉर्म में नहीं रह सकता था, क्योंकि प्रिंसेस के पास इनफ पावर नहीं थी। और जब मैंने कहा कि मैं उसे बेबी की फॉर्म दे देती हूँ, तो प्रिंसेस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ट्राई करना चाहती हैं, और वो जब तक ट्राई करेंगी, वो जब तक इस चीज़ में कामयाब ना हो जाएं उस बेबी को परमानेंट फॉर्म देने में। ज़्यादातर वो बेबी फॉक्स की फॉर्म में ही रहता था, लेकिन उस बेबी के पास सर्वैम्प की ताकत भी थी। धीरे धीरे टाइम बीतता है, प्रिंसेस उस फॉक्स का ध्यान रखती हैं। अब वो उस फॉक्स की मदर की तरह बन चुकी थी। उस बेबी के अलावा अगर प्रिंसेस को किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो था उनका लव, लियाओ जियन। उनसे वो बचपन से ही प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे। जब लियाओ जियन प्रिंसेस से मिलने आया, तो उसे स्पिरिट रेलम में एक अलग ही शक्ति का अनुभव हुआ, और जब उसे पता चला कि प्रिंसेस के पास जो फोक्स है वो असल में डार्क एनर्जी और वाइट एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, जो कि फॉक्स के देवता और सर्वैम्प के देवता की है, तो उसने उस फॉक्स को चुराने की कोशिश करी। जब प्रिंसेस को ये बात पता चली कि लियाओ जियान क्या कर रहा है, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश करी। स्पिरिट रेलम में कोई भी नहीं आ सकता था, लेकिन लियाओ जियान आ सकता था, क्योंकि प्रिंसेस ने उसे एक सिंबल के थ्रू अलाउ कर रखा था। लियाओ जियान पर पावर पाने का नशा चढ़ चुका था। जब प्रिंसेस ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश करी और उसे लगा कि ऐसे तो वो उसे नहीं ले जा सकता, तो उसने प्रिंसेस को ही मारने की कोशिश करी। उसने प्रिंसेस को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर वो उनका प्यार है। क्योंकि प्रिंसेस उस वक्त अपने ही रेलम में थी, तो उन्होंने स्पिरिट्स को बुलाकर अपने आप को डिफेंस कर लिया।
लियाओ जियान वहाँ से भाग गया, लेकिन उसके बाद प्रिंसेस एकदम से टूट गई कि आखिर जिस पर्सन को उन्होंने बचपन से पसंद करा था वो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पावर के नशे में वो उन पर ही हमला कर सकता है। जब प्रिंसेस रो रही होती है तो वो फॉक्स दौड़ते दौड़ते प्रिंसेस के पास आता है, मानो कि वो कहना चाह रहा हो कि आप मत रो। वो फॉक्स एक बेबी की फॉर्म ले लेता है। प्रिंसेस के आंसू उस बेबी पर गिरते हैं और उस वक्त प्रिंसेस बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम कभी प्यार में पड़ो। ये सब बहुत बेकार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान से प्यार करो और वही तुम्हारी जान ले ले। उसने मुझ पे हमला ही कर दिया। प्रिंसेस के आंसू, जो कि वो भी स्पिरिचुअल थे, उस बेबी के हार्ट में जाकर उसके दिल को लॉक कर देते हैं। ये भी प्रिंसेस की एक नादानियाँ थी, क्योंकि प्रिंसेस बिना फ्यूचर की सोचे समझे एकदम से फ़ैसला ले लेती हैं। तुम दोनों भाग्य से जुड़ चुके थे और ये भाग्य भी प्रिंसेस के द्वारा जुड़ा था, और लेकिन तुम दोनों का अलग होना और प्यार ना करना ये भी प्रिंसेस ने ही लिख डाला। लेकिन बात तो कोई एक पूरी हो सकती थी। इसीलिए हम तीनों ने प्रिंसेस को समझाया कि उन्हें जल्दबाजी में इस तरह से निर्णय नहीं लेने चाहिए। लेकिन प्रिंसेस का कहना था कि वो नहीं चाहती कि तुम प्यार में पड़ो, और जो डिसीज़न उनके आंसुओं ने लिया है वो अब बदला भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हो सकता है कि जिस तरह लियाओ जियान ने ताकत के लिए उन्हें धोखा दिया है, उसी तरह कभी तुम भी धोखा दे दो वांगची। इसीलिए मैंने उस फॉक्स की ताकत को सील कर दिया, और उसके दिल को प्रिंसेस ने सील कर दिया था पहले ही अपने आंसुओं से। तो अब बड़े होकर उस फॉक्स का तुम्हारे प्यार में पड़ना ज़रूरी था, तभी उसकी ताकत दुनिया के सामने आती। लेकिन अगर प्यार सच्चा होता और ताकत दुनिया के सामने भी आ जाती तो डेफिनेटली तुम फिर उसे नहीं मारते। ये सारी चीज़ें वांगची तुम्हारे मार्क के मिलने के 1 साल बाद हुई थी, इसीलिए प्रेडिक्शंस के लिए मैं वहाँ पर आई थी। तुम्हारा मिलना भाग्य था, इसीलिए प्रिंसेस के हाथों उस बेबी का निर्माण हुआ। लेकिन प्रिंसेस के हाथों ही तुम्हारा अलग होने का काम भी शुरू हो गया। लेकिन बात कोई एक ही पूरी हो सकती थी, इसीलिए मैंने वो प्रेडिक्शंस करी और साथ ही में वो क्रिस्टल भी तुम्हें दिया। ऐसा ही क्रिस्टल उस फॉक्स बेबी को भी दिया गया था। अब प्रिंसेस ज़्यादातर रलम में ही रहती और उस फॉक्स के साथ ही खेलती, और टाइम बीतने के साथ वो फॉक्स भी बड़ा हो रहा था और साथ में उसकी बेबी फॉर्म भी। लेकिन वो परमानेंट अभी भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकता था, क्योंकि अभी भी प्रिंसेस के पास इनफ पावर नहीं आ रही थी, और क्योंकि प्रिंसेस ज़िद्दी थी इसीलिए वो खुद अपनी ताकतों से उसे एक ह्यूमन फॉर्म देना चाहती थी। एक दिन वो फॉक्स खेलता खेलता धरती पर स्पिरिट रेलम से आ जाता है। जब प्रिंसेस को पता चलता है तो वो भी उसे ढूंढते ढूंढते धरती पर आ जाती है। प्रिंसेस उसे ढूंढने के बाद उसे अपनी गोद में उठाकर जाने ही वाली होती हैं कि तभी वो सामने लियाओ जियान को देखती हैं। वो उसे देखते ही डर जाती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। तभी उनके सामने फॉलन एंजल आ जाती है। वो दोनों ही प्रिंसेस से उस फॉक्स को मांगते हैं, लेकिन प्रिंसेस देने को मना कर देती है। उसके बाद लियाओ जियान प्रिंसेस पे हमला कर देता है। प्रिंसेस बचने की कोशिश करती है, लेकिन फॉलन एंजल और लियाओ जियान दोनों के सामने वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, लेकिन वो फॉक्स को नहीं देना चाहती थी। उन दोनों के हमले में प्रिंसेस बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। लियाओ जियान और फॉलन एंजल दोनों ही साथ में मिलकर उस फॉक्स पर भी हमला करते हैं, जिससे उस फॉक्स की ह्यूमन फॉर्म, जो कि प्रिंसेस धीरे धीरे बना रही थी, वो पूरी तरह से ही तबाह हो जाती है और उसकी फॉक्स की फॉर्म कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि ताकतें अभी सील करी गई थी। लेकिन प्रिंसेस किसी तरह से फॉक्स को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं और मून रेलम में आ जाती हैं। प्रिंसेस बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल थी कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। प्रिंसेस वहीं पर ही पूरी तरह से बेहोश हो जाती हैं। लेकिन अब बारी उस फॉक्स की थी, क्योंकि उस फॉक्स की ह्यूमन फॉर्म पूरी तरह से ही तबाह हो चुकी थी। तो इसीलिए वांगची, 20 साल पहले तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारा डेस्टिनी पार्टनर मारा जा चुका है। हमने सबसे पहले प्रिंसेस को एक स्पिरिचुअल पावर में बांध दिया, लेकिन प्रिंसेस कोमा में चली गई।
माना कि प्रिंसेस एक इमॉर्टल गॉडेस थी, लेकिन चीज़ें अभी वो सीख रही थी और उन्होंने अभी पूरी तरह से इमॉर्टलिटी हासिल नहीं करी थी। प्रिंसेस को स्पिरिचुअल एनर्जी से बांधने के बाद हमने उसे समुद्र की गहराइयों में पानी में रखा हुआ है। वो आज भी वहीं पे बेहोश हैं। उसके बाद हमने उस फोक्स एनर्जी को फिर से कलेक्ट करा, लेकिन अब हमें किसी ऐसी फीमेल की तलाश थी जिसके थ्रू अब इसे ह्यूमन फॉर्म दिया जा सके, और वो फीमेल थी विंग की मदर। लेकिन इसमें कुछ सालों का टाइम लग गया, क्योंकि विंग की मदर को 18 साल का होने में कुछ समय लग गया। मैंने विंग की स्पिरिचुअल फॉर्म मूनलाइट की इमेजिनेशन से बनाई थी और उसकी ताकत को और भी अच्छे तरीके से सील कर दिया था ताकि किसी को पता ना चले। विंग को मून पावर भी मैंने ही दी थी ताकि आने वाले समय में भाग्य में और कोई ज़्यादा बदलाव ना हो। इसीलिए वांग जी, तुम्हें 20 साल पहले ये एहसास हुआ था कि वो पर्सन मारा जा चुका है, और इसीलिए विंग आज 17 साल का है। जो बॉडी प्रिंसेस ने विंग को दी थी वो तबाह हो चुकी थी, लेकिन पावर तो तब भी सील थी ना, और इस नई बॉडी के साथ भी वही प्रोसेस काम किया। इसीलिए अब विंग का 18 साल की उम्र से पहले तुम्हारे प्यार में पड़ना ज़रूरी था। वेंचिंग पूछती है तो इसीलिए ये लेजेंडरी फॉक्स है? न्यूसैंग बोलता है और लेजेंडरी वैम्पायर भी? मून गॉडेस बोलती है नहीं, विंग लेजेंडरी नहीं है, क्योंकि लेजेंडरी टाइम में जो सर वैम्प और नाइनटेल फॉक्स होती थी उनके पास केवल कुछ ही भाग होता था वैम्पायर के देवता की और फॉक्स के देवता की ताकत का, लेकिन विंग पूरा का पूरा उन्हीं ताकत से बना है। जब फॉलन एंजल और लियाओ चियान ने फॉक्स पर हमला करा था धरती पर, तो उस फॉक्स की कुछ एनर्जी उससे अलग हो गई थी। वो डार्क एनर्जी थी और वो 25% थी। आज भी विंग की बॉडी में 25% डार्क एनर्जी और 50% वाइट एनर्जी है। वो 25% पावर आज भी फॉलन एंजल और लियाओ चियान के पास है, एंड डेफिनेटली वो विंग को हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। वांगशी बोलता है, जब सारी चीज़ें आपको पता थी तो आपने ये सब क्यों होने दिया, और आपने इसमें कुछ करा क्यों नहीं? मून गॉडेस बोलती है, क्योंकि हम गॉड और गॉडेस हैं। माना कि ये सारी चीज़ें हमसे शुरू हुई थी, लेकिन हम इसे ख़त्म भी करने वाले थे, लेकिन ये भाग्य था कि तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, और किसी के भी भाग्य को बदलना नियमों के खिलाफ है वांग जी। शुरुआत बेशक हमसे हुई थी, लेकिन ये मंजिल तुम लोगों की बन गई। मून गॉडेस बोलते हैं, वांग जी, वो क्रिस्टल इसीलिए थे ताकि वो तुम्हारे भाग्य को मिला सकें एक दूसरे से, क्योंकि अब विंग को तुमसे प्यार हो चुका है, उसकी पावर भी सामने आ चुकी है। अब इन क्रिस्टल को अपनी और विंग की बॉडी में डाल दो। ये अब तुम्हारी ही एनर्जी का पार्ट बनेंगे, और विंग को भी सब कुछ याद रहेगा। वांग जी अपने क्रिस्टल को अपना पार्ट बना लेता है और विंग के पास जाते हैं। वो विंग के क्रिस्टल को विंग के माथे पे रखता है, जो कि अब उसकी बॉडी में चला जाता है। वांग जी विंग के हाथ को भी चेक करता है, अब उसके हाथ पर भी वो निशान आ चुका था। वांग जी इस चीज़ को देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आंखें खुलती हैं तो उसे सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। वो बाद में वांग जी से मिलने जाता है और वांग जी से पूछता है, वांग जी, मुझे लगता है मैंने सपना देखा है। वांग जी पूछते हैं, किस चीज़ का? यही कि आई थिंक मैं एक फॉक्स हूँ, और आई थिंक ऐसा लग रहा था कि मैंने ब्लड भी पीने की कोशिश करी हो। वांग जी हंसते हुए बोलता है, वो सपना नहीं, हकीकत थी। विंग बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, चेक कर लो। विंग पूछता है, कैसे? वांग जी बोलता है, बस अपनी आंखें बंद करो और अपनी फॉक्स की फॉर्म को सोचो। विंग ऐसा ही करता है और वो 9 टेल फॉक्स में चेंज हो जाता है। फिर वांग जी बोलता है, अब अपनी आंखें दोबारा बंद करो और अपनी वैम्पायर फॉर्म के बारे में सोचो। विंग ऐसा ही करता है। इस बार उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, उसके फैंक्स बाहर आ जाते हैं। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है, वाओ, मैं तो सुपर कूल हूँ। विंग उछलता रहता है, जिसे देखकर वांग जी बोलता है, तुम फॉक्स ही हो ना, बंदर तो नहीं? विंग वांग जी की तरफ पार्क बनाता है, तुम सच में बहुत बुरे हो। ये सारी चीज़ें लैन शीचैन और एल्डर लैन ही देख रही थी।
दोनों ही देख के खुश हो रहे होते हैं। लैशी चैन बोलता है, मुझे पता नहीं था कि विंग इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा वांग जी को। तो ये पीछे से शुयांग आते हुए बोलता है, वो तो हो ही जाना था, ये तो पूरा प्रोसेस चला है। पहले किलस, फिर इग्नोरेंस, उसके बाद जेलेसी और फिर कन्फेशन। तो डेफिनेटली अब तो ये दोनों साथ ही आ जाने थे। वांग जी और विंग दोनों ही स्टडी रूम में बैठे होते हैं। वांग जी कुछ पढ़ रहा होता है। तभी विंग वांग जी के पास जाता है। वो पार्क बनाते बोलता है, वांग जी। वांग जी किताब में ही देखते बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, नहीं मेरी तरफ देखो। वांग जी देखता है, हाँ बोलो क्या चाहिए। विंग को सोचता है, फिर बोलता है, मुझे तुम्हें किस करना है। ये सुनते ही तो वांग जी विंग को हैरानी से देखता है। वांग जी बोलता है, तुम कब से इतने बेशरम बन गए। विंग मस्ती में ही बोलता है, बचपन से। वांग जी बोलता है, क्या। विंग बोलता है, तुम्हें करना है कि नहीं, और अगर नहीं करना तो फिर मैं जा रहा हूँ। तभी वांग जी विंग को दीवार पर पिन कर देता है। वांग जी बोलता है, विंग तुम्हें आग के साथ सोच समझ के खेलना चाहिए। विंग बोलता है, और अगर मैं सच में उस आग में जलना चाहता हूँ तो फिर क्या। वांग जी बोलता है, फिर तुम पे कोई भी मर्सी नहीं होगी। विंग बोलता है, तो फिर ये सारी चीज़ें हम भी देख लेंगे। वांग जी बोलता है, ज़रूर, तुम्हारी हीट आने दो। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। जो किस पहले स्वीट और जेंटल थी, वो धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगती है। विंग ब्रेथलेस हो जाता है और वो वांग जी के शोल्डर पे टैप करता है। वांग जी विंग से अलग होता है। उसके लिप्स पर अपना हाथ फहराते हुए कहता है, डोंट वरी, ये तो बस शुरुआत थी, तुम्हारी हीट आने दो। और ये कहकर वो एक ईवल स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग सोच रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।